हेलो दोस्तों, हमारे पास मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में टॉपिक जो सेकेंड यूनिट में राजनीतिक विचारक दिए हुए हैं उसमें पहला विचारक है कौटिल्य। दोस्तों, कौटिल्य को आपने पहले भी अध्ययन किया होगा। अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रारंभिक परीक्षा में कहीं ना कहीं इतिहास में आपने पढ़ा होगा, पर यहाँ पर एक राजनीतिक विचारक के रूप में हम उसका पूर्ण अध्ययन करने जा रहे हैं। तो कौटिल्य के बारे में जानेंगे हम। कौटिल्य तो कौटिल्य दोस्तों, आपको पता है कौटिल्य के सबसे पहले इसके 3 नामों के बारे में चर्चा हमेशा होती है। एक तो इनका खुद का नाम, ये 3 नाम आप यहाँ पर देखिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक नाम इनका कौटिल्य ही मिलता है, कौटिल्य। एक नाम इनका मिलता है विष्णुगुप्त नाम मिलेगा इनका। एक नाम इनका मिलता है आपको चाणक्य पंडित इनका नाम मिलता है। तो ये कौटिल्य, आचार्य कौटिल्य की जब मैं बात करता हूँ तो उनके 3 नाम मिलते हैं। एक तो कौटिल्य, एक तो विष्णुगुप्त, एक तो चाणक्य। तो इन नामों के प्रमाण कुछ दोस्तों मिलते रहते हैं। जैसे इनका नाम कौटिल्य कहाँ मिलता है, तो कौटिल्य नाम इनका खुद कौटिल्य की अर्थशास्त्र में ही मिलता है। जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र नाम आपको पुस्तक पता है, उसमें इनका नाम कौटिल्य मिलता है। उसमें शुरुआत में लिखा है इति कौटिल्य शास्त्रम। इसमें लिखा है इति कौटिल्य कृत शास्त्रम। ये कौटिल्य का नाम उसमें ही मिल जाता है। विष्णुगुप्त आपको कई जगह पर आपको मुद्रा राक्षस में विष्णुगुप्त नाम से कई बार उसमें वर्णन किया गया है। मुद्रा राक्षस में, पंचतंत्र में भी विष्णुगुप्त नाम से कई बार, पंचतंत्र में चाणक्य का विवरण, चाणक्य नाम से जो चाणक्य नाम का विवरण मिलता है वो पंचतंत्र में मिलता है। तो ये तीनों नाम इनके मिलते हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। अब हम कौटिल्य की बात करें तो इनके नाम और इनके जन्म की बात करें, कब रहे होंगे, तो इसमें इतिहासकारों में भिन्न मतभेद हैं। एक किताब है द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या है? द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें मिलता है ये 300 ईसा पूर्व के समय की बात है। 300 ईसा पूर्व के समय की बात है। एक प्रोफेसर कीथ हैं, कीथ बड़े इतिहासकार हुए। कीथ का नाम आप लोग कभी कभी सुनते होंगे। कीथ, वो भी इस मत को मानते हैं कि 3री सदी ईसा पूर्व में रहे होंगे। तो कौटिल्य के बारे में 2 आपको तथ्य मिलते हैं। एक तो कौन सी? कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या? द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस पुस्तक में इनका नाम मिलेगा आपको। ये मिलता है डेट की 300 ईसा पूर्व जो है। तो ऐसा करके ये यहाँ पर इनके जन्म में कई बार ये ऐसी मान्यता है कि इनका जन्म मध्य प्रदेश में पन्ना डिस्ट्रिक्ट में कहीं हुआ था। कई बार ऐसा इतिहास में मिलता है देखने। कई बार लोग बोलते हैं ये तक्षशिला के पास वहां पे जन्मे थे। तो अलग अलग प्रकार की इनके विषय में जनश्रुतियां मिलती हैं। इनके बारे में ये नालंदा विश्वविद्यालय में और तक्षशिला विश्वविद्यालय दोनों से ही संबंध इनका अलग अलग तरीके से अलग अलग किताबों में उनमें बताया जाता है। फिर भी तक्षशिला से इनका बोलते हैं कि ये तक्षशिला में काफी समय तक रहे, आगे बढ़े, पढ़े लिखे। उसके बाद क्या होता है, ये मतलब स्वभाव से कैसे थे दोस्तों? स्वभाव से बड़े तीक्ष्ण स्वभाव के थे, क्रोधी स्वभाव के थे और मतलब अपने बात पर अडिग रहने वाले। मतलब ये एक ऐसा ब्राह्मण इनको बोलते हैं। अपने नॉर्मल यहाँ पर जब बात चलती है कि बोलते हैं अगर ये कोई ब्राह्मण अगर कौटिल्य जैसा बुद्धिमान हो तो भयंकर बुद्धिमान और भयंकर ही तीक्ष्ण स्वभाव का व्यक्ति था कौटिल्य। तो कौटिल्य के विषय में ऐसा कहा जाता है कि ये सब घूमते फिरते हुए एक बार मगध के दरबार में पहुंचते हैं। वहां नंद वंश के शासक महापद्मनंद रहते हैं। वहां पर श्राद्ध में जाते हैं। ये श्राद्ध में भोजन के हेतु इनको बुलाया जाता है। तो वहां पर जाते हैं, वहां पर इनका अपमान कर दिया जाता है। अपमान हो जाता है तो ये वहां पर अपनी शिखाओं को खोलकर और नंद वंश का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। नंद वंश का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। तो ये नंद वंश का समूल नाश इनको करना है। अपनी शिखाओं को खोलकर प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं इस वंश का पूरा नाश कर दूंगा। नंद वंश के नाश करने की जब ये प्रतिज्ञा लेते हैं, इसके बाद ये वहां से चल पड़ते हैं। इनको एक बालक जिसका नाम चंद्रगुप्त है, आप जानते हैं इतिहास में चंद्रगुप्त, वो मिलता है। इसकी ज्यादा अपन कहानी नहीं पढ़ रहे क्योंकि अपन को मेन कौटिल्य का, तो चंद्रगुप्त नाम का बालक मिलता है। इसकी मदद से ये वहां पर नंद वंश का अंत करते हैं और नंद वंश को खात्मा करने के बाद वहां पर मौर्य वंश की स्थापना होती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के अमात्य रहते हैं, महामंत्री रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। तो इस प्रकार कौटिल्य की ये कुछ जीवनी होती है। कौटिल्य की जीवनी अपन इस तरह से देखेंगे। इसके बाद इनका जो है
इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन सबसे ज्यादा होगा। कौटिल्य के जितने राजनीतिक विचार हैं, जो कुछ है, वो सब अर्थशास्त्र में वर्णित है। अर्थशास्त्र में ऐसा कहते हैं कि 15 अधिकरण है। 15 अधिकरण है अर्थशास्त्र में। ये 15 अधिकरण को हमको एक पॉइंट वाइज याद रखना पड़ेगा कि 15 अधिकरण कौन कौन से हैं। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा हो या कोई सी भी परीक्षा हो, एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा को ही अगर फोकस करें तो ये 15 अधिकरण हमको पूरे के पूरे याद रखना पड़ेगा। कहते हैं इसमें 6000 श्लोक भी हैं, 6000 श्लोक हैं इस किताब में। ये जो अर्थशास्त्र नाम की किताब है, ये अर्थशास्त्र ये जो है तो इकोनॉमी से पूरी रिलेटेड ना होके ये राजनीति से संबंधित है। अर्थ को कौटिल्य ने, अर्थशास्त्र में अर्थ को कौटिल्य ने अर्थ को क्या माना है, अर्थ को जो वृत्ति है, जो आजीविका का साधन है, उसको अर्थ कहा है कौटिल्य ने। आजीविका या भूमि के टुकड़ा से संबंधित इसका अर्थ बताया गया है यहाँ पर कौटिल्य के द्वारा। भूमि के टुकड़े से अर्थ का संबंध बताया गया और उस भूमि को केवल आजीविका का साधन नहीं माना गया, न वृत्ति माना गया। यहाँ पर अर्थशास्त्र में न उसको केवल वृत्ति माना गया, न केवल आजीविका का साधन माना गया, बल्कि उसको विनिमय का आधार माना गया, उसकी सुरक्षा के बारे में बताया गया, उसमें कर कितना देना चाहिए यह बताया गया। ये सारी चीजें यहाँ पर इसमें बताई गई हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र क्यों लाया, क्यों ये राज्य का सिद्धांत यहाँ पर दिया गया, इसको समझने से पहले हमको ये चीज समझना चाहिए कि कौटिल्य ने ऐसा क्यों किया। तो कौटिल्य के ऐसा करने के पीछे कुछ भाव थे, कुछ कारण थे। देखिए उनको देखते हैं हम। वहां उसके पहले कौटिल्य ने राज्य का सिद्धांत क्यों दिया, इसके पहले यहाँ पर मत्स्य न्याय, क्या बोलते हैं, मत्स्य न्याय चलता था। मत्स्य न्याय को देखकर, मत्स्य न्याय का मतलब क्या होता है कि जो बड़ी मछली होगी समुद्र में, जो बड़ी मछली होगी वो छोटी मछलियों को खा जाएगी। वैसे ही सामाजिक जीवन में जो बड़ा व्यक्ति होगा, जो सत्ताधारी व्यक्ति या फिर जो जिसके पास ज्यादा धन धान्य है, जिसके पास ज्यादा जमीन है, वो छोटे व्यक्तियों का शोषण करता है। तो मत्स्य न्याय के सिद्धांत था इससे क्रुद्ध होकर मत्स्य न्याय से बहुत सारे लोग जो हैं किसके पास जाते हैं, एक इसके नाम में बड़ा कंफ्यूजन है, विवस्वान बोलते हैं कुछ लोग, विवस्वान, कुछ लोग बोलते हैं विवस्तु मुनि, ये सब अलग अलग नाम। इनके नाम मनु के साथ जोड़कर मनु, इनका पुत्र, कुछ लोग बोलते हैं विवस्वान के पुत्र मनु के पास जाते हैं, और बोलते हैं कि हम आपको अपना राजा स्वीकार करते हैं, और हम आपको अपने व्यापार का 10वां भाग कर के रूप में देंगे, और जो कृषि का जो है उपज का 6वां भाग आपको कर के रूप में देंगे। ये बोलते हैं इनसे, और आप हमारे ऊपर क्या कीजिए, राज कीजिए, एक समाज में संतुलन बैठाइए। कौन बोलता है, कुछ लोग जो प्रजागण जाके बोलते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर राजत्व का सिद्धांत आता है, और राजा की जो है मत्स्य न्याय का अंत करके एक राज्य की अवधारणा सामने आती है कि राजा को ये व्यापार और ये कृषि, ये सब सारी संबंधित चीजें। एक शुक्र नीति नाम की किताब है दोस्तों, क्या नाम है उसका, शुक्र नीति में भी जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को राजनीति प्लस अर्थव्यवस्था का सम्मिलित परिणाम बताया गया कि अर्थशास्त्र नाम की जो पुस्तक है वो राजनीति और अर्थव्यवस्था। इससे पहले राजस्व का सिद्धांत देने वाले भी कई मुनि आए, शुक्राचार्य आए, बृहस्पति आए, जो आप ऋषि मुनियों के नाम सुनते हैं, और उन सब का मिला जुला रूप वहां सबकी किताबें पढ़कर कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें हमको विभिन्न सारी चीजें मिलती हैं। अर्थशास्त्र के 15 अधिकरण की जो मैं बात कर रहा हूँ उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। 15 अधिकरण जो है अर्थशास्त्र में वर्णित हैं, इनको आपको जो कि तो रटे होना चाहिए। 15 अधिकरण में जैसे विनयाधिकारक, कंटक शोधन और ये सारी चीजें आपको उसमें 15 के 15 अधिकरण में दी हुई हैं। तो वो 15 अधिकरण जब आप एक एक करके याद करेंगे, उसके बाद सप्तांग सिद्धांत है कौटिल्य के, उसके बाद कौटिल्य ने दुर्ग कितने प्रकार के हैं, ये कितने प्रकार के, वो सारी चीजें बताई हैं, वो एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। ये बेस था कौटिल्य के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताएं, इसके आगे के लेक्चर उसके हिसाब से रिकॉर्ड किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।